You drive me crazy, crazy, you drive me crazy, you drive me crazy. आप सुन रहे हैं रेडियो स्पाइस बॉक्स। जी हाँ, 7 दिन 24 घंटे आप ही के लिए, क्योंकि हमें और कुछ काम ही नहीं है। नमस्कार दोस्तों, वास्तु विद पल्लवी के स्पेशल सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स एंड डियर लिसनर्स, लाइफ में हैप्पीनेस, सक्सेस एंड हार्मनी सभी चाहते हैं, मगर क्या करें जब आपको वास्तु या फेंग शुई से जुड़ी सही इंफॉर्मेशन ना हो। जी हाँ, वास्तु एंड फेंग शुई के बारे में राइट इंफॉर्मेशन बना सकती है आपकी लाइफ को एक सेलिब्रेशन। Please welcome Pallavi Chellawada, world famous Vastu and Feng Shui consultant with more than 26 years of experience. पल्लवी जी, आपका रेडियो स्पाइस बॉक्स पर बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया अलका जी। सबसे पहले पल्लवी, आप हमें ये बताएं कि वास्तु दरअसल है क्या, किस तरह ये हमारी लाइफ को प्रभावित करती है। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, और आपके माध्यम से रेडियो स्पाइस बॉक्स के जो भी व्यूअर्स हैं उनके साथ भी मुझे मेरे सब्जेक्ट को समझाने का एक मौका मिला, उसके लिए थैंक्स वंस अगेन। और वास्तु शास्त्र जो शब्द है उसकी शुरुआत 5000 साल पुराने हमारे वेद ग्रंथों से, हमारे जो ऋषि मुनि थे, जो पूर्वज थे, उन्होंने वेदों के अंदर इंसान के रहन सहन के लिए, अच्छी लाइफ के लिए कुछ बातें बहुत अच्छी तरीके से समझाई है। और उसका रेमेडियल साइंस जो कि हमारे वेदों में आयुर्वेदिक है, वास्तुशास्त्र है, ये अच्छे रहन सहन का रेमेडियल साइंस है कि जिससे लाइफ को आप कैसे बेटर बना सकते हो। और वास्तु की शुरुआत वेदों के अनुसार विश्वकर्मा जी के द्वारा हुई थी, उसको वास्तु के प्रणेता मानते हैं। उसके लिए एक छोटी सी मैथोलॉजिकल स्टोरी है। उसी तरीके से फेंग शुई की शुरुआत भी 3500 ईयर्स ओल्ड पुरानी है, काफी पुराने ये सारे शास्त्र है। बट आज भी हमारी लाइफ में हर कोने में घर के दशाओं के माध्यम से, रिलेशनशिप के लिए, फाइनेंशियली चीजों के लिए, जिंदगी से साथ जुड़ी हुई हर छोटी छोटी बातों के लिए वास्तु और फेंग शुई आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। जी बहुत खूब। तो दोस्तों, आपने सुना कि वास्तु जो है दरअसल अच्छे रहन सहन का साइंस है, और इसी की ज्यादा सही जानकारी हो तभी ये वास्तु आपकी सफल लाइफ, बिजनेस और घर गृहस्थी की सुख शांति में काम आ सकता है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि पल्लवी जी वर्ल्ड फेमस वास्तु एंड फेंग शुई कंसल्टेंट है, इनका अपना एक इंस्टीट्यूट भी इन्होंने फॉर्म किया, विच इज वास्तु फेंग शुई रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसके बारे में आप हमें बताइए प्लीज। वास्तु की शुरुआत मैंने अपने पिताजी के सालों पहले इंडिया से की थी, और वहां पे हमने अहमदाबाद से इसकी शुरुआत की थी, और इंस्टीट्यूट के फाउंडर थे। और उसके बाद उनके थ्रू मैंने वास्तु से रिलेटेड सारे कोर्सेज किए, और आगे चल के ये इंस्टीट्यूट फिलहाल तो काफी जगह पे, यूएस के अलावा हम यूएस, यूके, कनाडा, सिंगापुर, मलेशिया, मॉस्को, वर्जिन आइलैंड, इंडिया में भी फिलहाल हम लोग उतने ही एक्टिव है। और इंस्टीट्यूट का मेन पर्पस है वास्तु और फेंग शुई से रिलेटेड सारे कोर्सेज करवाना, जिसमें अलग अलग तरह के कोर्सेज रहते हैं। बेसिक कोर्स है, प्रोफेशनल है, अलग अलग तरह की लैंग्वेज में करवाया जाता है। उसका जो मटेरियल वगैरह हैं, वो एजुकेशन मटेरियल सारा हम लोग उससे प्रोवाइड करते हैं। कोर्स कर लेने के बाद कुछ टाइम तक हमारे साथ रहकर हम उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं कि प्रैक्टिकली साइट के ऊपर आप कैसे काम कर सकते हो। तो यहाँ पे साथ में प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस भी मिलता है। और उसके साथ साथ कुछ कंपनियों की जिसके साथ में एज ए कॉर्पोरेट कंसल्टेंट काम करती हूँ, उनके लिए अलग अलग टाइम पे कुछ सेमिनार रखे जाते हैं, जिसमें कुछ खास बातें बताई जाती है कि एम्प्लॉयमेंट को, यानी कि एम्प्लॉय को अच्छी एनर्जी ऑफिस में कैसे फील की जाए, या किसी भी घर के माध्यम में, जैसे कुछ फीमेल ने मिलके कुछ अगर घर में कुछ खास तरह के पर्सनल इवेंट्स वगैरह बनाए हुए हैं, और वो हमें कुछ टॉपिक देते हैं बच्चों के एजुकेशन के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, तो इंस्टीट्यूट उन सब के छोटे छोटे सेमिनार वगैरह भी करता है। और प्लस आहोवा, आपी, ऐसी तरह के कन्वेंशन के अंदर भी हम पार्ट लेते हैं। तो वास्तु के माध्यम से हमारी कोशिश यही रहती है कि इस सब्जेक्ट का इंसान की लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, और आम आदमी
हर रिलीजन का आदमी और हर कंट्री में रहने वाला आदमी मीडिया के माध्यम से, रेडियो के थ्रू, चैनल के थ्रू, इसके माध्यम से वास्तु के सही मायने समझ सके। कोई भी तरह का कंफ्यूजन, कोई भी तरह के दिमाग में इससे रिलेटेड सवाल हो तो कंसल्टेंट ही उसको प्रॉपर रूप से बताता है कि उसका सही जवाब क्या होना चाहिए। तो हम हमारे वैदिक वास्तु को, हम हमारे साइंस को पूरी दुनिया तक पहुंचाने की पूरी भरपूर कोशिश कर रहे हैं। जी, आपने बहुत सही बताया आपकी ये कोशिश। और जो लोग भी वास्तु या फेंग शुई का कुछ कोर्स वगैरह करना चाहते हैं, दे वुड डेफिनेटली विजिट योर वेबसाइट वास्तु एंड फेंग शुई रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है। कई तरह के कोर्सेज अवेलेबल है जैसा कि पल्लवी जी ने बताया। और ज्यादा जानकारी के लिए दोस्तों आप कॉल कर सकते हैं पल्लवी जी को 4075295714 पर, या इन्हें ईमेल कर सकते हैं vastuvidpallavi@gmail.com पर। पल्लवी जी, ये बताइए कि दुनिया भर में आपके टूर्स लगते रहते हैं, किस तरह के क्लाइंट्स हैं आपके? डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, पॉलिटिशियंस, इंडस्ट्रियलिस्ट, किस तरह के लोग आपसे ज्यादा कांटेक्ट करते हैं? वास्तु शास्त्र ज्यादातर कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर का साइंस है और वो हर तरह के रिलीजन और हर तरह की प्रोफेशन के साथ जुड़े हुए लोगों के लिए इक्वली कार्यरत है। तो ज्यादातर इसके अंदर कॉर्पोरेट भी इन्वॉल्व रहते हैं, डॉक्टर्स, लॉयर्स, जो भी तरह के प्रोफेशन के लिए जो भी आदमी हायर एम्बिशन से और अपने सक्सेस के लिए वो अपनी मेहनत से ज्यादा हर चीज में कॉन्शियस है, हर चीज के अंदर वो ये समझता है कि मेरी मेहनत और हार्डवर्क और मेरे गुड लक के साथ साथ परफेक्शन के लिए सारे डिसिप्लिन मेरे को फॉलो करने चाहिए, वैसे कॉन्शियस और अवेयर लोगों के लिए वास्तु एक बहुत अच्छा माध्यम है। मैं हर तरह के सब्जेक्ट के साथ काम कर चुकी हूँ, काफी तरह के डॉक्टर्स के लिए क्लिनिक्स, डेंटल से रिलेटेड, अभी मैं आर्ट हॉस्पिटल कैलिफोर्निया के अंदर बना रही हूँ। तो मेरे हर रिलीजन और हर डिफरेंट प्रोफेशन के लोग होते हैं। उसी तरीके से डंकिन डोनट्स, 7-Eleven, बर्गर किंग, काफी तरह के फूड इंडस्ट्री के साथ भी मैं काम कर रही हूँ। आम आदमी के लिए सबसे अच्छा और ज्यादा फेमस बिजनेस ब्यूटी सैलून, स्पा, लिकर स्टोर, गैस स्टेशन, जो भी आपके नेबरहुड के साथ रिलेटेड बिजनेसेस है वो सारे वास्तु के साथ कनेक्टेड होते हैं। यहाँ तक कि जिनका बिजनेस ना हो और जो सिर्फ जॉब करते हैं, स्टूडेंट वगैरह हैं, तो उनको भी अपनी एक्टिविटी के लिए, अपनी कार्यक्षमता को ज्यादा बढ़ाने के लिए वास्तु और फेंग शुई से रिलेटेड चीजों को, अपने हर्डल को दूर करने के लिए जो छोटी बड़ी समस्या हो वो हमें बताते हैं। तो हम इस सब्जेक्ट के माध्यम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और आगे चल के ये प्रोग्राम के अंदर वास्तु के बारे में क्या गलतफहमियां है, किस ढंग से इसकी शुरुआत हुई, साइंस और मैथमेटिक्स और लॉजिकली इसका क्या इम्पोर्टेंस है, हम इस प्रोग्राम के थ्रू बहुत सारी बातें हमारे व्यूअर्स के साथ करेंगे। जी पल्लवी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी चर्चा को दोस्तों हम कंटिन्यू करेंगे आफ्टर दिस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। नमस्कार, GoFlyFair.com के इस स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से धमाकेदार डील्स के साथ आपकी यात्रा को और भी आसान बनाए GoFlyFair। कोई भी बड़ी एयरलाइन आप चुने, सभी एयरलाइंस पर जून, जुलाई, अगस्त के लिए बुक करें और पाइए महा डिस्काउंट। जी हाँ, हमारे ऑफर्स हैं सबसे बेस्ट। लो सीजन टिकट्स सिर्फ $899, हाई सीजन की टिकट्स सिर्फ $1,299। कोई भी एयरलाइन आप चुने, हम आपको देंगे बेस्ट प्राइस। यही नहीं, डोमेस्टिक यात्रा के लिए भी स्पेशल डील्स है हमारे पास। आज ही कॉल कीजिए 1-877-600-600 या फिर विजिट करें हमारी वेबसाइट GoFlyFair.com। कोई भी रिटर्न कोड हम करेंगे बीट। कोई भी एयरलाइन हो, कोई भी डेस्टिनेशन हो, आपकी सेवा में 24 घंटे GoFlyFair.com। रेडियो स्पाइस बॉक्स के सभी सुनने वाले लिसनर को पल्लवी छलावड़ा की ओर से प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, वास्तु और फेंग शुई से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी आप हासिल कर सकते हैं मुझसे हर सोमवार और बुधवार दोपहर 12 बजे और रिपीट ब्रॉडकास्ट
सोमवार और बुधवार शाम 5 बजे। एक राह और सही दिशा जो जिंदगी बदल दे। वाह, रेडियो स्पाइस बॉक्स सुनने का मजा ही कुछ और है। जी हाँ, खट्टे मीठे और तीखे म्यूजिकल जायकों से भरपूर रेडियो स्पाइस बॉक्स। लॉग ऑन टू www.radiospicebox.com। वेलकम बैक। इस वक्त है हमारे साथ रेडियो स्पाइस बॉक्स पर पल्लवी छिल्लावड़ा। गोल्ड मेडलिस्ट हैं, वास्तु इन फेंग शुई कंसल्टेंट हैं और इसी के साथ बेस्ट सेलिंग ऑथर भी हैं। आपकी लिखी बुक्स के बारे में आप हमारे लिसनर्स को प्लीज बताइए। वास्तु के बारे में वास्तु विद्या करके बुक मैंने लिखी हुई है। उसके अलावा बिजनेस वर्ल्ड एंड फेंग शुई की बुक लिखी हुई है। कुछ ऐसे छोटे छोटे 101 टिप्स बनाए गए हैं जो आम आदमी पूरी लंबी वास्तु की जो भी वैदिक साइंस के बजाय ऐसी टिप्स को इस्तेमाल कर सके कि जिसको सिर्फ पढ़ के घर के अंदर आप यूज कर सकते हो। जैसे हमारे वास्तु लिविंग करके शो आते हैं, उस पे भी हम काफी तरह के टिप्स बनाते हैं, तो उसी के ऊपर भी हमने एक बुक्स लिखी हुई है। आगे चल के काफी तरह के न्यूज़पेपरों में, मैगजीन में मेरे वास्तु के आर्टिकल्स वगैरह आते रहते हैं। एवरी ईयर हम लोग एक बुक पब्लिश करते हैं और जो अलग अलग लैंग्वेज के अंदर होती है, और ये सारी बुक्स वास्तु फेंग शुई रिसर्च इंस्टीट्यूट के माध्यम से पब्लिश की जाती है। वास्तु शास्त्र के अंदर हर आदमी के लिए सवाल अलग है और हर साइट की लिमिटेशन के अनुसार उसके जवाब अलग है, लेकिन हमारी कोशिश और हमारी एक्सपर्टी, हमारी मास्टरी उस बात में है कि हम विदाउट कंस्ट्रक्शन चेंजेस, जब कभी आप कोई भी सवाल बोलते हो तो विद इन 1 आवर के अंदर या एक दिन के अंदर आप उसको सॉल्व कर सको, उस तरह के सिंपल सॉल्यूशन हम बताने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से कोई भी आदमी बहुत आसानी से उसको अप्लाई कर सकता है। जी पल्लवी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही अच्छी बातें आपने बताई हैं। दोस्तों, इनकी लिखी पुस्तकें जो हैं, इनकी लिखी जो बुक्स हैं वास्तु एंड फेंग शुई टिप्स से जुड़ी हुई, पूरे वर्ल्ड भर में फेमस हैं। आप भी इनकी बुक्स परचेस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, काफी सारी इन्फॉर्मेशन है। वेल, बैक टू द रेडियो। आज जो हम टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं वो आपके ही बिजनेस, आपकी ही इंडस्ट्री, आपकी ही शॉप से जुड़ी हुई है। चलिए, आज रेडियो स्पाइस बॉक्स पर हम एक सक्सेसफुल बिजनेस और वास्तु से जुड़ी कुछ बातों पर चर्चा करते हैं। सफलता के लिए कहते हैं कि सिर्फ हार्ड वर्क ही काफी नहीं होता। अच्छे और सक्सेसफुल बिजनेस के लिए बिजनेस की सही लोकेशन, सही नाम के साथ साथ वास्तु के रूल्स की सही इंफॉर्मेशन होना भी बहुत जरूरी है। पल्लवी जी, चलिए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन के साथ। एक बिजनेस की सही लोकेशन क्या होनी चाहिए? किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। जैसे किसी भी सब्जेक्ट के साथ इन्वॉल्व होने से पहले आप ये जानते हो कि उस सब्जेक्ट का आपका एक्सपीरियंस क्या है, आप उसको कर पाओगे कि नहीं, और आपका उसमें इंटरेस्ट क्या है। उसी तरीके से वास्तु कंसल्टेंट को जब ये कहा जाता है कि पर्टिकुलर पर्सन इस सब्जेक्ट के साथ इन्वॉल्व होना चाहता है, तो हमारी पहली कोशिश ये है कि हम उसका नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ लेते हैं। अगर वो बिजनेस पार्टनरशिप में हो तो सारे पार्टनर्स की डिटेल लेते हैं और उसके थ्रू 2 बातों का ख्याल रखा जाता है कि ये सब्जेक्ट उनके लिए सूटेबल है कि नहीं। किसी के लिए लिकर स्टोर बिजनेस अच्छा होता है, कोई मटेरियल में सक्सेसफुल होता है, कोई ब्यूटी सैलून बिजनेस में होता है। तो हर आदमी के लिए डिफरेंट तरह के सब्जेक्ट उसको आगे बढ़ाने के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो सबसे पहले नेचर ऑफ बिजनेस सही है कि नहीं उसको देखा जाता है। सेकंड बात आती है कि ये बिजनेस करने के लिए जो लोकेशन उन्होंने सिलेक्ट की है, तो उसकी एड्रेस अगर होती हो, चाहे वो प्रॉपर्टी रेंटल हो या वो ऑन करते हो, लेकिन जो एड्रेस बिजनेस शुरू करना है उसकी पोजीशन, उसका रख रखाव, उसकी दिशा, स्लोप, डायमेंशन, कलर्स, तो बेसिकली उस फिजिकल लोकेशन को 100% प्रॉपर वास्तु के हिसाब से उसका मुआयना किया जाता है। तो पर्सन और एड्रेस यानी कि जगह, वो दोनों अगर सही दिशा में चलते हैं तो वहां पे उनको सफलता बहुत अच्छे से मिल सकती है। लेकिन तीसरी बात जो है, जो कि बहुत ही कम और बहुत एक्सपीरियंस पर्सन ही इस तरह की नॉलेज को अप्लाई करते हैं, कि जो आदमी जिस साल उस बिजनेस को करना चाहता है, 2014, 2015 या 2018, तो जो साल आप
उस बिजनेस में इन्वॉल्व करना चाहते हो तो उसकी एक टाइम लिमिट होती है कि 2015 में आपने शुरू किया, आने वाले 5 साल में या आने वाले 10 साल में आपको इस तरह की पॉजिटिव इफेक्ट होती है और सर्टेन टाइम के बाद उस बिजनेस से भी बेटर स्टेप लेना चाहिए या उसको इतने साल तक कंटिन्यू करना चाहिए। तो उसको वास्तव में कहते हैं टाइम लिमिट, कि ये बिजनेस में आप 5 साल रहोगे, 15 साल रहोगे और कौन सी साल में वो बिजनेस शुरू होता है उसके हिसाब से ये बात को तय किया जाता है। जैसे एक आदमी इंडिया में पैदा होता है और वो 35 साल के बाद हमारे कोई 20 साल में आता है, कोई बच्चा 5 साल में आता है, तो उसका भूमि से उसका भाग्योदय शुरू होकर वो दूसरी जगह पे जाता है। वैसे जहाँ पे आप बिजनेस शुरू करते हो उसकी शुरुआत के साथ साथ ये बात तय हो जाती है कि आप इस बिजनेस लोकेशन पे 15 साल रहोगे, 5 साल पार्टनरशिप रहोगे और आप निकल जाओगे, या काफी टाइम तक, लंबे अरसे तक आप यहाँ पे कंटिन्यू करोगे। तो टाइम फ्रेम ऑल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द वास्तु। बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये 3 चीजों को ध्यान में रखकर हम बताते हैं कि ये बिजनेस आपको करना चाहिए। और किसी वजह से अगर आपको लीगल स्टोर बिजनेस सूट नहीं करता, फिर भी आप करना चाहते हो, तो वास्तु कंसल्टेंट आपकी समस्या, आपके क्वेश्चन और वास्तु के विषय के साथ मीडिएटर है, उसका काम है उसको अच्छी तरीके से करवाना। तो हम सेकंड ऑप्शन पे चले जाते हैं कि अगर आपके लिए सूटेबल ना सही तो आप जिस अपना समझते हो उसके ऊपर आप कॉन्फिडेंट हो, वैसे आपके फैमिली मेंबर में से किसी को वो बिजनेस सूट करता हो तो हम नाम उनका यूज करते हैं। और जो भी क्लाइंट उसको ऑपरेट करते हैं, चाहे कि वाइफ का नाम यूज करते हैं और हस्बैंड उसको डेफिनेटली पूरा उसका टेक केयर बिजनेस का कर सकते हैं, लेकिन ऑन पेपर या ब्रदर का या पेरेंट्स का या वाइफ का नाम हो सकता है। तो ऑप्शन बहुत आसान है, इजीली आप वो चीज अचीव कर सकते हो जो आप चाहते हो, लेकिन किसी वजह से आपका खुद का नाम यूज करके चीजें कॉम्प्लिकेटेड होती हो तो अच्छी तरीके से उसको सोच समझ के काम करने से आपको उसमें सफलता 100% मिलती है। पल्लवी जी, देखा गया है कि समटाइम्स बहुत हम सावधानी लेते हैं, बहुत केयरफुल रहते हैं, स्टिल कोई ना कोई प्रॉब्लम पीछे लगी रहती है। व्हाट आई मीन टू से कि शुरुआत तो बहुत धूमधाम से हुई, मगर आगे चलकर कभी स्टाफ को लेकर या फिर कोई और अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आ खड़ी होती है, यानी कि बिजनेस बन तो गया, शुरू भी हो गया, लेकिन हम अपने ही बिजनेस का बेनिफिट नहीं ले पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये जो होटल इंडस्ट्री वाले होते हैं या सिनेमा हॉल के ओनर्स होते हैं, उनके लिए आपके क्या टिप्स हैं? जैसे किसी भी सब्जेक्ट के साथ आप इन्वॉल्व होते हो, एक बिजनेस के बारे में हम बात करें, अगर हम होटल इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे काउंटर पोजीशन होती है, स्विमिंग पूल होता है, वहाँ पे अलग अलग तरह के रूम की सजावट होती है, पार्किंग लॉट होता है, काफी तरह की चीजें जो कि उस सब्जेक्ट के साथ कनेक्टेड होती है। तो अगर आपको उस एड्रेस लोकेशन पे उसकी दिशा सूट करती है कि वो नॉर्थ फेसिंग बिजनेस है या ईस्ट फेसिंग है या वेस्ट फेसिंग है, तो उसके साथ साथ उसकी बाकी की जो भी सब कार्डिनल दिशाएं हैं उसमें जो आपने सजावट की है वो 100% चीजों की सजावट एक्यूरेट ना हो। जैसे दिशा आपको सूट करती बट काउंटर पोजीशन ठीक ना हो, रजिस्टर गलत दिशा का हो, उसका स्विमिंग पूल ठीक ना हो, उसके इलेक्ट्रिकल पैनल पोजीशन ठीक ना हो, तो इंटरनल रखरखाव की पोजीशनों में कोई गलती होती है। कई बार पूरा लॉट बहुत अच्छा हो लेकिन साउथ वेस्ट में बहुत गहरा खड्डा हो तो वहां पे एम्प्लॉयमेंट और रिलेशनशिप के साथ डिस्प्यूट हो जाएगी। तो वास्तु कोई छोटा मोटा सब्जेक्ट नहीं है, उसमें काफी सारी इंफॉर्मेशन है, हर चीज को बहुत ज्यादा निजी तरीके से पर्सनली चेक किया जाता है, हर साइड का सवाल का जवाब उसी से आपको मिलता है। किसी कोर्स के बाद क्लाइंट को अपनी साइट के साथ, अपने साथ जो भी जुड़े हुए हैं हमारे एक्सपर्ट होते हैं, उनको ले जाने की कोशिश करते हैं कि एक बात पढ़ना अलग बात है और एक्सपीरियंस अलग बात है। जब साइट पे जाते हैं तब उन्हें पता चलता है कि अगर ये इतनी डिग्री पे गए तो ये लोग नया नया बिजनेस कर रहे हैं तो इनको 2 साल में रिलेशनशिप डिस्प्यूट होगी, या वो यहाँ पे 5 साल से बिजनेस कर रहे हैं तो ऑलरेडी रिलेशनशिप डिस्प्यूट शुरू हो गई होगी। तो हर छोटी छोटी बातों का ख्याल रखा जाता है। तो जैसे अलका जी अभी आपने पूछा कि बिजनेस में बहुत अच्छी बातें हैं लेकिन कुछ रुकावट होती है, तो उसको आप ये कह सकते हो कि इट्स अ पार्ट ऑफ द लाइफ। लेकिन वास्तु का जब कंसल्टिंग होता है तब उसको परफेक्शन में, उसको 100% परफेक्ट बनाने के लिए हर छोटी छोटी बातों को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है।
हाँ, वही वही हम आपसे बात करना चाह रहे थे कि हर छोटी छोटी बात को हम इम्पोर्टेंस देते हैं, वास्तु और फेंग शुई के टिप्स भी इस्तेमाल करते हैं, खुद पे भी काफ़ी कुछ मैटर करता है। पल्लवी जी, हम स्मॉल शॉप्स की भी बातें करते हैं कि जैसे ब्यूटी पार्लर्स हो गए, शोरूम्स हो गए, बुटीक हो गए, छोटी छोटी शॉप्स हो गई, तो उनसे जुड़ी जो बेसिक वास्तु डिफेक्ट्स होती हैं वो कैसी होती है, जो वास्तु दोष होते हैं नॉर्मली जो आपने अभी तक ऑब्जर्व किए होंगे? ज्यादातर सबसे बड़ी गलतियां यहाँ तक होती है कि जो स्ट्रक्चर आप सिलेक्ट करते हो उस स्ट्रक्चर के अंदर शुरुआत अच्छे से हो जाती है और उसके बाद जैसे जैसे बिजनेस आगे जाता है तो धीरे धीरे जमीन की गलतियां यानी कि वास्तु दोष आपको परेशान करना शुरू करते हैं। लेकिन जब कुछ चीजें कंट्रोल में होती है तब तक आदमी रियलाइज नहीं कर सकता कि ये वास्तु दोष की वजह से हो रहा है। उसे लग रहा है कि ये एम्प्लॉय मुझे हार्ड टाइम दे रहा है, बदल के दूसरा ले लेते हैं। दूसरा हार्ड टाइम देता है तो वो सोचते हैं कि चलो यहाँ के लोग है ही ऐसे करके वो तीसरा ले लेता है। लेकिन वो ऑल ओवर बैलेंस शीट नहीं बनाता है। किसी भी बिजनेस प्रॉपर्टी लोकेशन पे आपको क्या वास्तु दोष है वो समझने के लिए सिंपल लॉजिक ये है कि वहां पे रहने वाले ऑनर को उसकी बैलेंस शीट बनानी चाहिए कि 2013 में आप वहां पे बिजनेस कर रहे थे, किस तरह के प्रॉब्लम्स आपको आए, फाइनेंस के साथ, एम्प्लॉय के साथ, क्लाइंट के सेटिस्फेक्शन के साथ, किस तरह के आपके प्रॉब्लम्स आए। और सामने नाम कुछ भी हो, जो एम्प्लॉय एक बार आपके यहाँ से काम छोड़ के चला गया उसका नाम कुछ भी हो, सेकंड का नाम कुछ भी हो, वो पर्टिकुलर पर्सन ऐसा ही है, ऐसा ना सोचते हुए जगह की अगर आप बैलेंस शीट बनाते हो कि इस बिजनेस में बाकी सब अच्छा है, बिजनेस चलता है, क्लाइंट आते हैं, लेकिन एम्प्लॉय से रिलेटेड परेशानी हमेशा रहती है, या एम्प्लॉय बहुत अच्छे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन बिजनेस बड़ा स्लो रहता है। तो जो परेशानी आप वहां पे फेस कर रहे हो, जो एवरीडे आपको मुश्किल वहां पे दिखाई देती है, वो किसी और के नाम पे कोई दोष, ये आदमी ऐसा ही था इसलिए चला गया, ऐसा ना सोचते हुए कंटिन्यूस बैलेंस शीट बनाने से आपको उस भूमि की परख एज अ वास्तु कंसल्टेंट की तरह हो जाएगी कि जमीन में बिजनेस बहुत अच्छा आता है, 2-3 बातें बहुत अच्छी है, लेकिन 1-2 बातें यहाँ पे लगातार प्रॉब्लम करती है। उसके बाद जब आप कंसल्टिंग करते हो तो कंसल्टेंट भी अगर आपको उस भूमि पे खड़े रहकर वही बात बताता है कि यहाँ पे इतनी इतनी समस्या आपको फील होती है, आप तुरंत कहते हो कि हाँ सही बात है, मुझे ऐसा ही होता है, यही प्रॉब्लम्स मेरे को बिजनेस में दिखाई देती हैं। वो तुरंत उसकी रेमेडी करता है और परफेक्शन आ जाता है। इसीलिए मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगी कि 2 बातें हमेशा याद रखनी चाहिए कि इस दुनिया में किसी की डेस्टिनी कोई नहीं बदल सकता, लेकिन हर आदमी के लिए उसका एक थी बेस्ट ईश्वर ने तय किया हुआ है। तो आपका दी बेस्ट आपके सक्सेस की आपको मिल जाए, आप उसी सब्जेक्ट पे सक्सेसफुल 100% हो सकते हो। और दूसरी बात कि मेहनत के बिना कभी कुछ नहीं मिलता, लेकिन अगर वो मेहनत सही दिशा में हो तो आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए 100% कामयाब हो जाती है। इसीलिए हम कहते हैं कि एक राह और सही दिशा जो जिंदगी बदल दे। आम आदमी एक एम्पायर 10 साल में खड़ा करता है, वास्तु कंसल्टेंट वही चीज आपके लिए 1 साल में बना देता है, क्योंकि हम आपके लिए रास्ता नहीं रनवे बनाते हैं, और जहाँ पे आप चल के नहीं खुशियां मिल सकती आपको, आप उड़ के हासिल कर सकते हो। इसकी वजह से वो सक्सेस आपको बड़ी आसानी से मिल जाती है। और इंस्टीट्यूट जब किसी चीज कंसल्टिंग देता है तब हम लगातार उनके साथ कंटिन्यू रहते हैं, तब तक जब वो पूरी साइट को 100% समझ ना पाए। तो जब कभी आप बिजनेस करते हो तो आपको पूरी वास्तु की किताब या आपको पूरा वास्तु नहीं समझना है, अपने साइट के प्लस माइनस ही समझने हैं। जैसे हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में एक दूसरे को जानने के लिए सिर्फ उन दोनों को एक दूसरे के स्वभाव के बारे में छोटी छोटी जानकारी, उनकी अच्छाइयां और उन्हें क्या अच्छा नहीं लगता वो समझ ले तो रिश्ते अच्छे रहते हैं। उसी तरीके से जब किसी साइट पे आप जुड़ते हो, वहां पे आप मेहनत करते हो, वहां पे आप अपनी तकदीर के अच्छी चीजों को ढूंढने की, गुड लक की कोशिश करते हो, तो सबसे पहली जरूरत है उस साइट के प्लस माइनस को समझना, और वास्तु कंसल्टेंट अलका जी वो ही करता है। जी पल्लवी जी, आपकी बातें इतनी अच्छी लग रही हैं इस वक्त सुनते हुए, इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन है दोस्तों। सही कह रही हैं पल्लवी जी की बहुत ज्यादा डिटेल में वास्तु की मोटी मोटी बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मेन जो छोटी छोटी बातें हैं उनको समझने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल इसी बात पर एक सवाल मुझे आपसे पूछना था कि जैसे कि कोई शोरूम है, समटाइम्स लोग एक शोरूम बनाते हैं, बहुत सारे कपड़े सेल हो रहे होते हैं, समटाइम्स नहीं हो रहे होते, महंगे महंगे कपड़े होते हैं, काउंटर पे पड़े होते हैं। क्या इस वजह से कि वो बहुत महंगे हैं इसलिए नहीं बिक रहे, या फिर समटाइम्स
ये भी हो सकता है कि वो कपड़े जहाँ रखे गए हैं, उन कपड़ों की जो अलमीरा जो रखी गई है वो सही जगह पर नहीं है, इसलिए सेल नहीं हो रहे हैं। वास्तु में अलका जी अलग अलग दिशाओं के फोर्सेस के बारे में बताया है कि कहाँ पे वाटर से रिलेटेड चीजों का स्टॉक होना चाहिए, कहाँ पे डेड स्टॉक को निकालने के लिए क्या करना चाहिए, और कुछ दिशाओं का आप फायदा कैसे ले सकते हो। तो अलग अलग चीजों के फायदे, कहाँ पे क्या चीज नहीं होनी चाहिए, वो सब रूल्स एंड रेगुलेशन से उसके रखरखाव के बारे में बताया है। अभी आपने शोरूम के बारे में बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, और डेफिनेटली व्यूअर्स जो सुन रहे हैं उसमें से काफी लोग ऐसे होंगे जो रिटेल बिजनेस के साथ जुड़े हुए होंगे। यहाँ पे बात कपड़ों की हो या कोई भी तरह की रिटेल प्रोडक्ट की दुकान के अंदर की सजावट के बारे में या शोरूम की सजावट के बारे में हो, उन लोगों को सबसे पहले जो डायमेंशन, जो जगह की साइज है, उसके हिसाब से दिशाओं के अनुसार ये देखना पड़ेगा कि सबसे एक्सपेंसिव प्रोडक्ट उन्होंने अपने शोरूम के अंदर साउथ या साउथ वेस्ट में लगा के रखी हो, या जिसका सबसे ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन हो। ऐसी चीजें उन्होंने ऐसी लोकेशन पे रखी हो कि जहां पे हैवी एनर्जी है, तो चीजें वहां पे स्लो जाएगी और वहां पे आपको प्रॉफिट कम मिलेगा, क्योंकि आपने मैक्सिमम प्रॉफिट वाली चीजों को गलत दिशा में रखा हुआ है। तो शोरूम की सजावट के लिए, शोरूम के ऑनर के लिए डोर पोजीशन की दिशा तो देखी जाएगी, लेकिन उसके साथ साथ परफेक्शन के लिए अंदर का सामान क्या दशाओं में होना चाहिए और नहीं होना चाहिए, उसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट वाली चीजें, या जिस चीज को आप ये समझते हो कि ये मेरा डेड स्टॉक इकट्ठा हो गया है, अगर आप साउथ में ही लगातार रखते हो तो वैसी प्रोडक्ट धीरे धीरे करके बिकनी बंद हो जाती है और प्रोडक्ट का सेल वहां पे कम हो जाता है। तो दुकान के अंदर का डायमेंशन और दिशाओं का रखरखाव आप प्रोडक्ट को बेचने में, क्लाइंट की तस्वीर को आगे बढ़ाने में, ऑल ओवर दुकान के एक अच्छा म्यूजिक होना चाहिए, साफ सफाई और क्लीन दुकान होनी चाहिए। ऑनर जो स्टोर पे बैठता है उसका कोई भी फ्रस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए। हमेशा क्लाइंट के साथ आपको वार्म वेलकम करके उनको बुलाना चाहिए, ताकि आपको देख के उनमें खुशी मिले। और इसीलिए एक अच्छा वास्तु कंसल्टेंट, हम जब कभी कोई भी शोरूम बनाते हैं, हम उसमें इतनी लाइव एनर्जी भर देते हैं कि आने वाला आदमी कोई भी तरह के टेंशन या कोई भी परेशानी से जब दुकान में दाखिल होता है तो उसको ईच कॉर्नर बड़ा लाइव फील होता है। और स्टोर के अंदर सर सामान को रखने की सजावट हम वैसी कर देते हैं कि जो भी दिशाओं में हैवी एनर्जी है वहां पे हम कोशिश करते हैं कि स्टोरेज बना दे या कुछ ऐसी चीजें रख दें जिसकी वजह से क्लाइंट का वहां पे आना जाना कम रहे, एम्प्लॉय का वहां पे बैठना कम रहे। तो ये सारी बातें प्रैक्टिकल साइड को देख के की जाती है। बट कुछ दिशाओं के अंदर सामान रखने से वास्तुदोष की वजह से हो सकता है कि सामान मार्केट में ना बिके। ये बात वास्तुदोष की निशानी मानी जाएगी। जी पल्लवी जी, बिजनेस में मोस्टली हमने ये देखा है कि लोग मतलब बहुत सारे लोगों की ये धारणा होती है कि मंदिर होना चाहिए, तो एक छोटा सा मंदिर भी बना लेते हैं ऑफिस में, वहीं साइड में जगह नहीं होती है नीचे रख लेते हैं, या फिर कहीं ऊपर कील ठोक के एक छोटा सा मंदिर लगा दिया। मंदिर की सही भी एक पोजीशन होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। क्या होनी चाहिए ऑफिस स्पेस में मंदिर की करेक्ट पोजीशन? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने अलका जी। जब हम कोई भी बिजनेस करते हैं तो हमारा रिलीजन ही ऐसा है कि हम ईश्वर को सरेंडर होके उनको समर्पित करके सारे काम करते हैं। इसकी एक फिनिश होती है और उसका एक क्राइटेरिया होता है। तो कभी भी मैंने जो अपनी प्रैक्टिस के दौरान जो वास्तु दोष देखे हैं लोगों के बिजनेस के अंदर, कि बिजनेस का मेन जो काउंटर होता है जहाँ पे रजिस्टर पे लोग पेमेंट वगैरह करते हैं, उसके नीचे एक शेल्फ होती है, वहां पे वो लोग भगवान को रख देते हैं। भगवान के सर के ऊपर रजिस्टर रहता है, आने वाला हर आदमी उस रजिस्टर पे पेमेंट करता है, क्योंकि उसे नहीं पता है कि आपने इस तरह की व्यवस्था की है। और भगवान के मंदिर की गलत पोजीशन की वजह से जो वास्तु दोष खड़ा होता है वो सिर्फ और सिर्फ ऑनर को भुगतना पड़ता है, क्योंकि वहां पे गलत व्यवस्था होने की वजह से भगवान के मंदिर के ऊपर रजिस्टर रहता है। कई बार कुछ शेल्फ ऐसी है जिसमें आपने प्रोडक्ट लगाई हुई हो, उसमें से सेकंड शेल्फ पे जगह होती है तो लोग भगवान रख देते हैं, चाहे नाम कोई भी हो। लेकिन हम ईश्वर को हमेशा रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी एक जगह बनाते हैं। तो अगर आपको अपने मंदिर के अंदर, दुकान के अंदर मंदिर बनाना हो तो बहुत ज्यादा बड़ा मंदिर ना बनाते हुए आपके पास अपने बिजनेस में
सेपरेट अपनी ऑफिस हो तो पर्सनल ऑफिस में एक स्थान बना के आपको उनको ईस्ट में रख देना चाहिए। कभी भी कॉमन शोरूम के अंदर या कॉमन पब्लिक के आने जाने की जगह के अंदर मंदिर नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि बिजनेस की लॉजिक के अनुसार गलत मेंटालिटी क्रिएट होती है कि आप पर्टिकुलर किसी भी रिलीजन को आप शोरूम के अंदर डिस्प्ले ना करते हुए, ये आपकी निजी चीज है और ये आपका अपना आस्था और श्रद्धा है, तो आपको अपनी ऑफिस के अंदर रखना चाहिए। उससे भगवान का भी रिस्पेक्ट रहता है और आने जाने वाले हर आदमी आपके साथ कंफर्टेबल रहता है, क्योंकि उसे कई बार ये बात नहीं समझ में आती है और पर्टिकुलर कोई चीज को आप शो ऑफ करते हो तो उससे आप रिजर्व मेंटालिटी वाले बन जाते हो। तो बिजनेस के अंदर आम खुला मंदिर नहीं रखना चाहिए, कवर करके रखना चाहिए। कोई भी शेल्फ के ऊपर या रजिस्टर के नीचे मंदिर ना रखते हुए भगवान के सर के ऊपर कोई भारी सामान कुछ चीज नहीं रखनी चाहिए। मंदिर को कवर करके रखने से आपको सबसे अच्छी बात यह है कि आप उसको ईस्ट में रखो, आप उसके साथ नियम को निभा से हो। तो किसी भी रिलीजन के लोग हो डेफिनेटली बिजनेस में मंदिर रखें, लेकिन उसकी एक सेपरेट स्थान बना दें और कोशिश की वो चीज ज्यादातर पर्सनल तौर पे हो। दोस्तों, इस वक्त आप सुन रहे हैं आरजे अलका को विद वर्ल्ड फेमस वास्तु एंड फेंग शुई स्पेशलिस्ट पल्लवी छिलावड़ा ऑन रेडियो स्पाइस बॉक्स। एक नोटपैड आप अपने साथ तैयार रख लीजिए और नोट करते जाइए। दोस्तों, इस वक्त पल्लवी जी कुछ खास टिप्स शेयर कर रही हैं हाउ टू गेट प्रोग्रेस इन बिजनेस। स्टे ट्यून्ड, वी विल बी बैक इन अ शॉर्ट व्हाइल फ्रॉम नाउ। ये है रेडियो स्पाइस बॉक्स, पूरे शिकागो में वर्ल्ड फेमस। जी हाँ, फुल टू स्पाइसी शोज ओनली ऑन रेडियो स्पाइस बॉक्स। रेडियो स्पाइस बॉक्स के सभी सुनने वाले लिसनर को पल्लवी छिलावड़ा की ओर से प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, वास्तु और फेंग शुई से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी आप हासिल कर सकते हैं मुझसे हर सोमवार और बुधवार दोपहर 12 बजे और रिपीट ब्रॉडकास्ट सोमवार और बुधवार शाम 5 बजे। एक राह और सही दिशा जो जिंदगी बदल दे। ये है रेडियो स्पाइस बॉक्स, 24 घंटे 7 दिन आप ही के लिए। सुना? क्या क्या कहा? अरे रेडियो स्पाइस बॉक्स सुना? हाँ तो चिल्लाते क्यों हो? उसे बताओ जिसे नहीं मालूम। मैं तो अभी भी सुन रही हूँ रेडियो स्पाइस बॉक्स, शिकागो का वन एंड ओनली वर्ल्ड फेमस हिंदी रेडियो चैनल। वेलकम बैक पल्लवी जी। मोस्ट कॉमन वास्तु डिफेक्ट्स विद फैक्ट्रीज या बड़ी इंडस्ट्रीज, आपके हिसाब से किस तरह की डिफेक्ट्स आपने देखे हैं? मोस्टली मैंने देखा है कि लोग साउथ दिशा जो होती है उससे बहुत डरते हैं। क्या सच में हमें डरना चाहिए साउथ से? विकास जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। किसी भी दिशा से डरने की जरूरत नहीं होती है। हर दिशा अच्छी है, उसकी कोई न कोई अच्छी क्वालिटी है और कुछ न कुछ उसके नेगेटिव पॉइंट्स है। इंसान के नेचर की तरह दिशाओं का भी काम है। हर इंसान में कुछ बातें अच्छी होती है, लेकिन 1-2 पॉइंट जरूर उसके गलत होते हैं। उसी तरीके से नॉर्थ आपके लिए अच्छा है कि साउथ अच्छा है, वो पर्सनल बात हो जाती है। लेकिन सिर्फ साउथ हर एक के लिए बुरा है या साउथ वेस्ट हर एक के लिए बुरा है, ऐसा नहीं होता है। वास्तु 5000 साल पुराना है। अभी हम 21वीं सदी की ओर है। काफी मॉडर्न चीजें बदलती गई है, काफी नए नए तरह के इन्वेंशन एवरीडे नए होते रहते हैं। अगर पर्टिकुलर कोई एक ही दिशा सही होती तो पूरी दुनिया उस दिशा के फेसिंग बस जाती।
लेकिन आप पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी जाते हो, किसी भी ट्री में जाते हो, अलग अलग रिलीजन के लोगों को बिजनेस और घर के साथ देखते हो, तो किसी का घर साउथ फेसिंग होता है, किसी का नॉर्थ फेसिंग होता है, कोई ईस्ट फेसिंग से भी नुकसान कर सकता है और कोई वेस्ट से भी सक्सेसफुल होता है। तो जैसे एस्ट्रोलॉजी में कहते हैं कि हर आदमी के हॉरोस्कोप अलग अलग होते हैं, का किसी के साथ रिलेशनशिप एक के साथ ना बनने की वजह से वो इंसान बुरा नहीं हो जाता। तो उसी तरीके से एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन योर साइड कि आपके लिए जो दिशाएं ठीक हो आप उस दिशा का बिजनेस करो। जो पार्टनरशिप की रिलेशनशिप आपके लिए ठीक हो, कुछ लोग ब्रदर ना होते हुए, दोस्त होते हुए भी दो लोग इतने अच्छे कॉम्बिनेशन से इकट्ठे होते हैं कि एम्पायर खड़ा हो जाता है। और कई बार फैमिली मेंबर के एक साथ लोग फादर एंड सन या दो ब्रदर एक साथ बिजनेस नहीं कर पाते हैं। तो वास्तु पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस करने के लिए या घर खरीदने के लिए पर्टिकुलर दिशा में ना जाते हुए या किसी भी दिशा को आमतौर पर साइकोलॉजिकल ना डरते हुए जानकारी होनी चाहिए कि आपके लिए क्या दिशा और आपके लिए क्या दिशा बुरी है। और ये नॉलेज के बाद आप पूरी दुनिया में पूरी लाइफ जहां कहीं भी घर खरीदते हो या बिजनेस खरीद लेते हो, आप उसी दिशा के साथ कंटिन्यू रहते हो तो आपको फायदा होता है। इंटरनल पोजीशन की लिमिटेशन को डेफिनेटली ध्यान में रखा जाएगा, लेकिन किसी के लिए नॉर्थ अच्छा हो सकता है, किसी के लिए साउथ अच्छा हो सकता है, किसी के लिए ईस्ट भी हो सकता है और वेस्ट भी हो सकता है। इसीलिए सिर्फ साउथ से डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं होती है। पल्लवी जी, डायरेक्शन की बात पर याद आया, समटाइम्स क्या होता है ना कि लोग खुद अपनी पर्सनल पढ़ाई बहुत ज्यादा कर लेते हैं। कुछ लोग टोने टोटके में या अंधविश्वास इन सब में काफी बिलीव करते हैं, या तो इन सब चीजों से बचने के लिए या अपनी पर्सनल मेंटल टेंशन जो स्ट्रेस मिल रहा होता है, बिजनेस घाटा में जा रहा है या ठीक से सेल नहीं हो रही है नॉल, उन सब से बचने के लिए स्वास्तिक चिपका देते हैं एक दरवाजे पे, या फिर पंचमुखी हनुमान या फिर टाइगर स्टोन रॉक्स भी लगा लेते हैं। 3-4 चीजें कर ली एंड देन रिलैक्स हो जाते हैं कि चलो अभी हमने ये सारी चीजें कर ली हैं, अब तो बिजनेस जो है बहुत अच्छे से फलेगा फूलेगा। तो ऐसे लोगों को आपका क्या मैसेज है? अगर आप पूरे वर्ल्ड के अंदर जो टॉप 10 कंपनियां हैं जिसने पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सक्सेस हासिल की है, उसमें अगर आप देखोगे तो इस तरह की कोई भी चीज उनके स्टोर में आपको दिखाई नहीं देती है। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि अपनी चीजों को ज्यादा प्रोफेशनल और कॉर्पोरेट की तरह सोचे। कोई भी एक आदमी स्मॉल स्केल किसी भी बिजनेस से शुरुआत करता है, लेकिन अगर वो ये सोचता है कि मेरा बिजनेस नेशन वाइज बढ़े या मैं अपने पूरे नेबरहुड के अंदर या मेरे अपने जिप कोड में काफी ज्यादा स्टोर हो, तो उसके लिए ब्रॉड माइंडेड उसको ये सोचना पड़ेगा कि ऐसे बिजनेस के साथ जुड़े हुए बाकी के सारे जो लोग हैं किस तरह से इसको जस्टिफाई करते हैं। किसी भी पर्सनल चीजों को या किसी भी रिलीजन को या अपनी खास अपनी इच्छाएं और अपने शौक को आप अपने बिजनेस के रूल्स एंड रेगुलेशन में नहीं बदल सकते। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगी। अभी कुछ दिनों पहले मैं ह्यूस्टन में गई हुई थी। वहां पे मेरे को किसी का मोटेल विजिट करना था, वो इंडिपेंडेंट था और वहां पे आसपास में कुछ ऑयल कंपनियां थी जिसकी वजह से बिजनेस वैसे ही अच्छा चल सकता था, तो उनको नहीं लगता था कि फ्रेंचाइज लेनी जरूरी है। और आई थिंक सो ही इज एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि वो काफी हार्ड वर्कर थे और काफी मेहनत करते थे। सारे घर के लोग मिलके वो मोटेल को फिलहाल चला रहे हैं। हो सकता है आपका ये प्रोग्राम भी सुने। अब उन्हें बहुत ज्यादा डार्क नेवी ब्लू कलर बहुत पसंद है। जहां कहीं घर में घूमो, मॉडल के अंदर ही उनका घर बना हुआ था, मॉडल के रिसेप्शन से लेकर जिधर कहीं घूमो सिर्फ वही कलर दिखता था। इंडिपेंडेंट के अंदर कॉर्पोरेट के रूल्स नहीं होते हैं कि जिसमें आपको कलर थीम दिया जाए, तो इसीलिए उनको जो पसंद कलर था उन्होंने सब जगह लगा दिया था। काफी जगह पे इरिटेटिंग फील होता था। जब आप बिजनेस करते हो तो आपको क्या कलर पसंद है, आपकी किस तरह से अपनी घर की पर्सनल स्टाइल है, वो आप बिजनेस पे नहीं डाल सकते। कॉर्पोरेट के अंदर फ्रेंचाइज के रूल्स एंड रेगुलेशन से आदमी सक्सेसफुल होता है। उसका रूल्स ये है कि फ्रेंचाइज वाले एक डिसिप्लिन बनाते हैं कि ऐसे ऐसे कलर्स रहेंगे, इस तरह से रूम रहेंगे, इस तरह से रिसेप्शन रहेगा। उधर आप जाके ये नहीं बोल सकते कि मुझे ये रेड कलर अच्छा नहीं लगता या मुझे बेज कलर अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उन्होंने ये कलर फिक्स करने से पहले बहुत सारी रिसर्च, कलर डिजाइन रखे हुए होते हैं और आम आदमी की मेंटालिटी से उसको पीसफुल लगते हैं वैसे कलर उन्होंने लगाए होते हैं। तो वहां पे आप डिसिप्लिन फॉलो करते हो। लेकिन जब आप पर्सनल अपना कोई भी काम करते हो, जब आपके साथ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, तब आप वही चीज कर देते हो जो आपको अच्छी लगती है। तो ये बहुत गलत कॉन्सेप्ट है। आप पनेरा देखेंगे या जो भी बड़ी फूड फ्रेंचाइज देखेंगे, अभी कुछ पहले डंकिन के नए कलर्स चेंज हुए,
ये कलर जैसे ही चेंज होते हैं ना, उसके बाद कॉर्पोरेट ये देखता है कि बिजनेस कितना ग्रो हुआ। तो कलर साइंस बहुत बड़ा साइंस है। इंसान की बॉडी के ओरा के ऊपर ये सारे कलर्स की इफेक्ट है। आगे चल के इस प्रोग्राम में मैं आपको वास्तु के साइंस के नियम, वास्तु किसी भी आदमी की सोच विचार या किसी की इच्छा नहीं है कि आप ऐसे नहीं सोच सकते हो या ऐसा नहीं कर सकते हो। इसके पीछे लॉजिकली साइंस और मैथमेटिक्स के रूल्स एंड रेगुलेशन है। पुराने जमाने में हमारे ऋषि मुनि जो थे, दे आर साइंटिस्ट। उन्होंने ये सारे रेमेडियल साइंस विदाउट एनी लॉजिक नहीं बनाए हैं। तो जब आप कलर्स अप्लाई करते हो, और उन्होंने वो जो सारे कलर्स लगे थे, उसकी वजह से बिजनेस काफी स्लो था। कंसल्टिंग का पर्पज ही यही था। सिर्फ कलर को बदलने से दिशा उनके लिए उतनी सक्सेसफुल थी, कलर को बदलने से बिजनेस में बहुत बड़ा फर्क पड़ गया। तो मैं आपके सवाल का जवाब अलका जी इस एग्जाम्पल के थ्रू ये देना चाहती हूँ कि बिजनेस के खुद के रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, चाहे वो ब्यूटी सैलून हो, चाहे एक डॉक्टर का क्लिनिक हो, हॉस्पिटल हो, नर्सरी हो, डे केयर हो। जब बहुत सारे बच्चे आते हैं तो आपको अपना डे केयर उसके हिसाब से बनाना पड़ता है। ये नहीं देखा जाएगा कि सिर्फ आपकी कलर की चॉइस क्या है। वैसे बिजनेस करने के लिए और बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए सबसे पहला लॉजिक ये है कि आप किसी भी जगह पे इधर उधर ऐसी चीजों को ना लगाएं जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव और इमोशनल हो। आप किसी भी रिलीजन वाइज अपनी चीजों को डेफिनेटली आप अपनी आस्था के अनुसार झुका के वहां पे शुरुआत करें, लेकिन वो पर्सनल बात है, उसका एक क्राइटेरिया पर्सनल ही रहेगा। और कलर्स कॉम्बिनेशन भी जिस तरह के बिजनेस के साथ आप जुड़े हुए हो उसके हिसाब से किया जाता है। वास्तु के अनुसार ब्यूटी सैलून बिजनेस के अंदर लवेंडर, पर्पल, वायलेट ऐसे कलर्स को इसलिए सिलेक्ट किया जाता है क्योंकि ये फीमेल से रिलेटेड कलर्स हैं। लेकिन कुछ बिजनेस ऐसे हैं जिसमें बच्चों का सैलून बनाना हो, बच्चों का स्पा बनाना हो, या कुछ और सबके ऊपर काम करना हो, तो कलर्स बदल दिए जाते हैं। तो कलर साइंस को वास्तु कंसल्टेंट या कॉर्पोरेट वर्ल्ड कैसे अप्लाई करता है, अगर आप उसको लॉजिकली समझते हो तो फिर आप इंडिपेंडेंट में भी वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई कर सकते हो। तो बिजनेस करने के लिए या बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए सबसे पहले आपको वैसे सोचना पड़ेगा कि आपकी पर्सनल चीजों को ना सोचते हुए जिस सब्जेक्ट का वो बिजनेस हो, नेचर ऑफ बिजनेस, जैसे वास्तु के अनुसार लिकर स्टोर बिजनेस, गैस स्टेशन बिजनेस, ये सारे बिजनेस में आसपास के नेबरहुड के लोग आते हैं। उसमें पर्टिकुलर एक या दो चीजों को ना अप्लाई करते हुए आप मल्टीपल आम आदमी की चॉइस के हिसाब से चीजों को लगाते हो तो आने वाले को वहां पे आके अच्छा लगता है। सिर्फ रेड, सिर्फ ग्रीन, सिर्फ येलो, ये व्यक्तिगत चॉइस हो जाती है, लेकिन न्यूट्रल कलर्स होने चाहिए। न्यूट्रल के साथ आप उसको ब्राइट टोन दे सकते हो ताकि वो हाईलाइट हो और आने वाले को उसकी फीलिंग अच्छी लगे। कलर, इंटीरियर डिजाइनिंग और ये सब चीजों से आप एनर्जी को बदल सकते हो। आपको एनर्जी क्रिएट करने के लिए आप बहुत अच्छा ड्रेस पहनते हो जो कि आपको लगे कि या कितना अच्छा इंटीरियर डिजाइनिंग में इसमें कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है। आप पार्टी वगैरह में जाते हो, जो भी लोग आपको देखते हैं सारे अप्रिशिएट करते हैं कि ये बहुत अच्छा ड्रेसिंग, बहुत अच्छा कॉस्ट्यूम है, क्योंकि किसी खास डिजाइनर ने उसके अंदर खास आर्ट डाला हुआ है। वो आर्ट क्या है? कलर कॉम्बिनेशन का सही मायने में इस्तेमाल, कि क्या क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ऑड कॉम्बिनेशन नहीं होता, इसलिए वो सही लगता है। तो बिजनेस के अंदर कलर्स, उसकी साज सजावट, दिशाएं, डायमेंशन और जो इंसान वो बिजनेस को करने वाला है, ये चारों चीजों को मिला के आप सक्सेसफुल हो सकते हो। सक्सेस के लिए कोई छोटी सी फॉर्मूला या छोटी सी टिप्स नहीं हो सकती, लेकिन सारी चीजों में परफेक्शन वो सक्सेस की सबसे बड़ी की है। जी पल्लवी जी, इसी बात पर एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि समटाइम्स सब कुछ सही होता है, बिजनेस लोकेशन एवरीथिंग, हमने वास्तु के हिसाब से सारे काम भी कर लिए, लेकिन एक जो मेन सवाल है कि जो मेन डोर की एंट्री होती है किसी भी बिजनेस प्रीमाइसेस में, किसी भी बिजनेस ऑफिस में, मेन डोर एंट्री कितना इम्पोर्टेंस रखती है फॉर दैट बिजनेस? बहुत सही क्वेश्चन है अलका जी। इंटरनल सजावट मान लीजिए कि सारी सही हो और उसके बाद ऐसी क्या रुकावट है जो दरवाजे से या जिसको वास्तु दोष मेन डोर से शुरू होने वाला मान सकते हो। ये बात को समझने के लिए अगर आपका डोर खुलता हो और बराबर उसके सामने कोई भी तरह का कॉलम पड़ता हो, डोर के बराबर सामने बहुत पास में पार्किंग ऐसा हो कि जिसमें एक हैवी ट्री हो और आपके डोर के बराबर सामने फेस करता हो, मेन डोर के सामने कोई भी तरह की रुकावट वास्तु दोष के लिए निशानी बन जाती है और बिजनेस में परेशानियां खड़ी कर सकती है।
जैसे ही आप दरवाजे से अंदर आते हो और उसके राइट लेफ्ट में बिना सोचे पानी रखना। कई बार मैंने प्रैक्टिस में देखा है कि इंडिया में कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में पानी रखिए, तो लोग एक लोटा लेके आते हैं या एक बर्तन लेके आते हैं और कंटेनर में पानी भर के डोर के पास रख देते हैं। कंसल्टिंग के दौरान हम उनको पूछते हैं कि ये क्यों किया है। कहते हैं कि इंडिया में ना, कहते हैं कि वास्तु के हिसाब से ईशान कॉर्नर में पानी रखना चाहिए, इसलिए मैंने लोटे में भर के रख दिया। ये सब चीजें आधी अधूरी जानकारी है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर मैग्नेटिक फोर्स, नेचुरल एनर्जी और कॉस्मिक एनर्जी है, तो वाटर एलिमेंट उसको सपोर्ट करता है, लेकिन वो पानी रोटेट होना चाहिए। जब आप किसी लोटे में भर के पानी रखते हो, उसके बाद लगातार वो बिजनेस स्लो होके बंद हो जाएगा, क्योंकि वो पानी की पोजीशन उस बिजनेस को कंट्रोलिंग मोड पे लेके आ जाती है। पानी रोटेट होना चाहिए। तो लोग ये जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में पानी होना चाहिए, इसकी वजह से खुद ही अपने आप कोई भी छोटा मोटा बर्तन लेकर पानी भर के रख देते हैं। उससे फायदा होना तो बहुत दूर चला जाता है, नुकसान हो जाता है। बाद में कहते हैं कि वास्तु ठीक नहीं है, मैंने तो पानी रखा था, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन वो पानी रखने का किसी कंसल्टेंट ने कहा था नहीं, आपने खुद अप्लाई किया। तो ये सब चीजें ऐसी है कि जो जिसका काम वो उसको सूट करे। प्रोफेशनल लोग अच्छी तरीके से फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, आम आदमी उसको पढ़ के ये समझ लेता है कि ठीक है मैं इसको ऐसे ही कर दूंगा। मेरे को अभी मैं शिकागो में ही कुछ प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ, किसी ने बुक खोल के वास्तु के हिसाब से घर बनाना शुरू किया। उसके बाद वो कुछ प्रोग्राम देख रहे थे और उन्होंने मुझे फोन किया कि मैं तो ईस्ट फेसिंग ही घर बना रहा हूँ, मैंने किचन यहाँ पे रख दिया और मास्टर बेडरूम इधर रख दिया। तो मैंने कहा तो उससे वास्तु हो जाएगा? तो उन्होंने कहा हाँ। तो मैंने उसको कहा कि आपने अपने ब्रदर का घर बनाया, उसको भी वैसे ही कर दिया था, लेकिन आपके ब्रदर के साथ तो मैं फिलहाल काम कर रही हूँ, तो आपने तो देखा कि मैंने बहुत सारी चेंजेस उनके साथ, जो भी बेडरूम करेक्शन के अंदर कलर्स कॉम्बिनेशन जो बदले और उनको बहुत अच्छा प्रभाव हुआ। तो अगर सिमिलर फॉर्मूला से जो आपके ब्रदर के अंदर लाइफ में जो रिजल्ट आए वो तो नेगेटिव थे, और वैसा ही आप अपना घर भी बना रहे हो, तो इक्वली वैसा ही इफेक्ट रहेगा। एंड ही लाइज कि सिर्फ किचन इधर रख दो या सिर्फ बेडरूम रख दो, ऐसा नहीं होता है। छोटी छोटी बहुत सारी बातें होती है जो कंसल्टेंट साइड पे जस्टिफाई करता है। तो बिना सोचे समझे दरवाजे के आसपास प्लीज पानी ना रखें, उससे नुकसान हो सकता है। उसके साथ साथ दरवाजे के आमने सामने रुकावट पड़ती, कोशिश करें अगर लीज दुकान करने से पहले ये बात दिखाई दे तो आप कोशिश करें कि दूसरी साइड को बदल दें, और अगर इस सिचुएशन बनी हुई हो तो फिर हम उसकी रेमेडी अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड पोजीशन जो एंट्रेंस डोर के रुकावट वास्तु में मानी जाती है, वो ये कहा जाता है कि एंट्रेंस के पास एंटर करते ही आपने जो डिस्प्ले किया हो, जो प्रोडक्ट रखी हो, तो एंट्रेंस डोर दक्षिण दिशा का हो यानी कि साउथ का हो, और वो गैस स्टेशन हो, और जैसे ही आप एंटर करते हो तो आपने वहां पे कुछ ऐसी फ्रीजर या कूलर्स या आइसक्रीम की कुछ ऐसी चीजें रखी हुई है, या कुछ फ्लावर्स ऐसे रखे हैं जिसमें आपने पानी भर के रखा हुआ हो, तो कई बार सजावट से भी गलतियां खड़ी हो सकती है। तो जो प्रोडक्ट का मटेरियल है और जो एंट्रेंस डोर की दिशा है, वो दोनों चीजें गलत हो तो नुकसान होने के चांसेस है। वास्तु दोष तो कई तरह के होते हैं अलका जी। मैंने अपनी 26 साल की एक्सपीरियंस में मैं अपने लिए खुद आर्टिकल बनाती रहती हूँ। एवरीडे जो साइट को मैं देखती हूँ, हर नए दिन मैं एक नए रिलीजन के साथ लोगों को, परिवार को मिलती हूँ और आके अपने लिए कुछ बातें लिखती हूँ। मैं जब बुक्स लिखती हूँ तो मैं अपने सारे एक्सपीरियंस वही तरह के बनाती हूँ। मेरे आर्टिकल में भी वही बातें होती है जो मैंने अपनी लाइफ में एवरीडे लोगों के यहाँ पे देखी हुई है। तो आगे चल के ये प्रोग्राम में बहुत सारी चीजें मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ, यहाँ तक कि मैं अपने कुछ क्लाइंट के साथ के एक्सपीरियंस भी इस प्रोग्राम में आगे चल के करना चाहूंगी, जिन्होंने वास्तु को अच्छे से समझा। पहले वो आम आदमी की तरह क्या सोचते थे और हमसे मिलने के बाद उनकी राय कैसे बदल गई वास्तु के बारे में। ये काफी सारी इंफॉर्मेशन इसमें आगे चल के रहेगी, और आपके व्यूअर्स के दिमाग में कोई भी तरह के वास्तु से रिलेटेड सवाल हो तो वो भी हमें जरूर ईमेल कर सकते हैं। हम इसी प्रोग्राम के थ्रू उनको जरूर जवाब देना चाहेंगे। और आगे तरह के दोष मेन एंट्रेंस से रिलेटेड कई तरह के बताए जाएंगे और मैं उसके सॉल्यूशन भी बताना चाहूंगी। तो देखा दोस्तों, आपने आपके स्पेसिफिक बिजनेस नीड्स के लिए वास्तु के अकॉर्डिंग स्पेशल बिजनेस टिप्स जो होते हैं, काफी सारे रूल्स होते हैं वास्तु के। तो अगर आप अपने बिजनेस के लिए किसी भी तरह के क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, कोई खास बात, या आप अपना नाम नहीं शेयर करना चाहते, तो आप पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं पल्लवी जी को 4075295714 पर, या फिर उन्हें ईमेल कर सकते हैं vastuvidpallavi@gmail.com पर। एक सवाल ये पल्लवी जी की, बिजनेस प्रीमाइसेस में ही घर बना लेना कहाँ तक सही है?
वास्तु के हिसाब से घर के लिए जो एनर्जी चाहिए उससे बिजनेस की एनर्जी ज्यादा होती है। तो जहाँ कहीं घर और बिजनेस एक साथ होता है वहां पे हमेशा घर की एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है। इसीलिए कोशिश करनी चाहिए कि घर और बिजनेस लोकेशन सेपरेट हो। घर और बिजनेस साथ में होने से हमें कई बार लगता है कि बहुत इजी है, तुरंत काउंटर पे चले जाते हैं। ज्यादातर मोटेल के अंदर ये देखा जाता है कि रेसिडेंस एंड कमर्शियल एक साथ ही होता है लोगों का, लेकिन उससे फैमिली लाइफ हमेशा डिस्टर्ब हो जाती है। वास्तु ये कहता है कि घर और बिजनेस लोकेशन सेपरेट होनी चाहिए। एक ही अगर लैंड पे हो तो भी ऐसा होना चाहिए कि जिससे आप घर से निकल के थोड़ा सा बिजनेस बिल्डिंग पे आप आओ, तो दोनों बिल्डिंग सेपरेट होने चाहिए। तो घर और बिजनेस एक साथ होना हमेशा मुश्किल क्रिएट करता है। दूसरी बात कि अगर वास्तु के बारे में किसी को और ज्यादा जानकारी क्वेश्चन आंसर इस प्रोग्राम के थ्रू चाहिए, तो उसके लिए हमें अच्छे से समझने के लिए 3 चीजों की जरूरत पड़ती है जो मुझे ईमेल कर सकते हैं। जिस बारे में क्वेश्चन हो वो पर्सन की नाम और डेट ऑफ बर्थ, जो सवाल वो पूछना चाहते हो वो नेचर ऑफ बिजनेस के कॉर्पोरेशन का नाम और वो बिजनेस उन्होंने कब शुरू किया, उसका एड्रेस भी लिखकर भेज सकते हैं। तो बिजनेस की फिजिकल लोकेशन, ऑनर की नाम और डेट ऑफ बर्थ और कौन सी साल से बिजनेस शुरू हुआ, इतनी 3 इंफॉर्मेशन अगर हमें ईमेल करके बाद में वो अपने क्वेश्चन देते हैं तो उस बिजनेस को हम एनालिसिस कर सकते हैं। दूसरी बात कि कोई भी बात कॉन्फिडेंशियल हो तो हम जरूर उस बात का रिस्पेक्ट रखेंगे और नाम नहीं बताया जाएगा, लेकिन सुनने वाले व्यूअर्स को उसकी आसानी से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, तो हम उनकी प्राइवेसी भी बना के रखेंगे। तो अलका जी ये बात जरूर रहेगी कि पर्सन की नाम, डेट ऑफ बर्थ और बिजनेस की लोकेशन वास्तु कंसल्टेंट के लिए जानना बहुत जरूरी है सवालों के जवाब देने के लिए। जी बिल्कुल, ये बात हम फिर से अपने सभी लिसनर्स को बताना चाहेंगे कि जिन किसी को भी कांटेक्ट करना है पल्लवी जी को, 3 चीजें तो बहुत जरूरी है अलॉन्ग विद आपकी जो क्वेश्चन की लिस्ट है उसके साथ, कि आपका खुद का नाम, अगर ये क्वेश्चन आपकी लाइफ से जुड़ा है तो आप अपना नाम लिखिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखिए, और दूसरा ये कि अपने बिजनेस का नेचर एंड सही लोकेशन, हो सके तो कंप्लीट एड्रेस भेज दीजिए, एंड तीसरा किस ईयर से आपने ये बिजनेस स्टार्ट किया था। ये 3 डिटेल्स होनी बहुत जरूरी है। बाद में आप इनके साथ बाकी के क्वेश्चंस की लिस्ट भेज सकते हैं। इसके साथ ही पल्लवी जी की तरफ से आपको वापस कांटेक्ट किया जाएगा एंड आपके बिजनेस को सही दिशा देने के लिए, नए आयाम देने के लिए नए वास्तु टिप्स आपके साथ शेयर किए जाएंगे। पल्लवी जी, ये तो हो गई वास्तु फेंग शुई से रिलेटेड कई सारी बातें। हमें ये बताइए कि हम बाकी की सारी तैयारी तो कर लेते हैं, खुद के कॉन्फिडेंस और खुद की जो बॉडी लैंग्वेज होती है उसका क्या इम्पोर्टेंस होता है बिजनेस के लिए। हमने देखा है कई बार लोग बात करते रहते हैं, हाथ हिलाते रहते हैं या पैर हिलाते रहते हैं, तो ये जो एनर्जी इम्प्रेशन है हमारा, वो सामने वाले कस्टमर को या जो हमारे ऑफिस में आते हैं, हमारे ऑफिस के वास्तु को, ये किस तरह से इफेक्ट करता है, कैसे हम इसे बेटर कर सकते हैं। अगर आप अपनी पर्सनालिटी को मिरर इफेक्ट देना चाहते हो और अगर आप चीजों को सही समझना चाहते हो, तो वास्तु के अनुसार अगर आपकी ऐसी कोई हैबिट है कि जिससे आप बार बार पैर हिलाते रहते हो, कुछ लोग अपने मुंह से नाखून को काटते रहते हैं, ये सब चीज वीकनेस की निशानी है, इससे कमजोरी फील होती है। आप अपने आसपास कोई एक ऐसा आर्टिफिशियल सपोर्ट ढूंढते हो, तो उससे जो पर्सनालिटी में स्ट्रांग इम्पैक्ट होनी चाहिए, जो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए, वो नहीं दिखता है। आजकल के जमाने में ज्यादा इनोसेंट ना दिखते हुए जितने आप स्मार्ट दिखते हो उतना उसे अच्छा मानते हैं। यहाँ तक कि अभी कंस्ट्रक्शन साइंस में इतने चेंजेस आ गए हैं कि हम लोग स्मार्ट होम बनाते हैं। आप स्मार्ट सेलफोन यूज करते हो तो पर्सनालिटी को भी स्मार्ट बनाना पड़ेगा। इधर उधर हिलते डुलते रहना, किसी भी बात को बिना सुने आंसर दे देना, बात बात पे किसी की आधी बात होते हुए काट के आंसर देना, ये सब चीज सक्सेसफुल बिजनेसमैन के सिम्टम्स नहीं होते हैं और इससे मैच्योरिटी आपकी कम लगती है। तो पर्सनालिटी इज अ पार्ट ऑफ द वास्तु। सेल्फ कॉन्फिडेंस तो सक्सेस के साथ अपने आप ही आ जाएगा, लेकिन आपकी पर्सनालिटी इतनी जरूर पावरफुल होनी चाहिए कि सामने वाले को आपकी बात सुन के ये समझ में आए कि आप कितना कॉन्फिडेंटली ये काम करोगे, क्योंकि डील बनाने के लिए और अपनी बात को समझाने के लिए पावरफुल होता है। अगर आपका प्रेजेंटेशन पुअर हो या पॉजिटिव ना हो तो आपकी इम्पैक्ट पूरी नहीं आती। इसीलिए वास्तु कंसल्टेंट जब कोई आदमी नई जॉब अप्लाई करता हो, नया बिजनेस लेता हो, तो उसकी डेट और टाइमिंग के अलावा
बहुत अच्छी बात ये बताता है कि क्या कलर के कपड़े आपके पास होने चाहिए ताकि आपकी पर्सनालिटी पॉजिटिव दिखे, और उसी के साथ साथ कौन से दशाओं के फेसिंग आपको बैठ के बात करनी चाहिए। तो वो सारी चीजें, पर्सनालिटी इंप्रूवमेंट ऑल्सो पार्ट ऑफ द वास्तु। लेकिन जैसे आपने अभी अलका जी बताया कि स्मार्ट प्रेजेंटेशन आपको बेटर बनाता है, हिलते डुलते रहना चाहिए या इधर उधर की बातों के आंसर गलत दिशा में देना चाहिए, किसी पर देना चाहिए, ये सबसे आपके लिए एक नेगेटिव पर्सनालिटी खड़ी करती है। जी, थैंक यू पल्लवी जी। सीरियसली लोगों ने, आई होप कि हमारे कन्वर्सेशन को हमारे लिसनर्स बहुत ध्यान से सुन रहे होंगे और सारे के सारे टिप्स भी नोट किए होंगे। सही कहा आपने कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दर्शाती है ये उल्टी सीधी हमारी हरकतें। तो वास्तु के टिप्स भी आप जरूर इस्तेमाल कीजिए, आपके बिजनेस की प्रोस्पेरिटी के लिए, घर की सुख शांति के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन साथ ही साथ आपके अंदर एक इनर कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। आपकी जो पर्सनैलिटी है स्मार्ट होनी चाहिए, ये पल्लवी छिलावड़ा जी मानती हैं और यही वो हम सबसे एक्सपेक्ट भी करती हैं। तो दोस्तों, ये थी रेडियो स्पाइस बॉक्स की एक स्पेशल पेशकश, वास्तु विद पल्लवी छिलावड़ा। हम उम्मीद करते हैं कि आपने हमारे सभी टिप्स जरूर नोट किए होंगे। बहुत जल्दी एक और सेगमेंट, एक और नए टॉपिक पर हम आपसे फिर से होंगे मुखातिब। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पल्लवी जी। थैंक यू वेरी मच अलका जी। और आपने मेन डोर से रिलेटेड वास्तु समस्या के बारे में पूछा था, उसके बारे में वास्तु के लॉजिकली नियम और काफी अधिक जानकारी मैं नेक्स्ट प्रोग्राम में जरूर देना चाहूंगी। तो हमारे लिसनर जो भी ये देख रहे हैं कि वास्तु और मेन डोर का क्या महत्व है, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जरूर रहेगा। जी बिल्कुल, बहुत जल्दी हम इसी खास टॉपिक पर अपने सभी लिसनर्स के साथ करेंगे चर्चा। साथ में होगी पल्लवी छिलावड़ा। उनके बारे में ज्यादा जानकारी के लिए दोस्तों आप विजिट कर सकते हैं रेडियो की वेबसाइट www.radiospicebox.com। और इसी के साथ पल्लवी जी, आपका हमारे रेडियो पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। This is Radio Spice Box. Join us into worldwide coverage to sell and market your business, event or any services. Email at info@radiospicebox.com or for more info, log on to www.radiospicebox.com.